नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। माना जाता है कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक लोग काम करते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी रियल एस्टेट सेक्टर में भारी मात्रा में जुड़े हुए हैं। हालांकि इसका कोई सटीक डेटा नहीं है। इस बीच देश के दिग्गज कंस्ट्रक्शन ग्रुप L&T के CMD SN सुब्रमण्यन ने निर्माण क्षेत्र में लेबर की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है और इसके लिए कई सरकारी स्कीम का जिक्र किया। साथ ही इस बयान को और बल मिलता दिखा जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने मुफ्त योजनाओं की वजह से लेबर के काम ना करने की बात कही। इन बयानों को अगर अलग रख दें तो भी समय समय पर हमने रियल एस्टेट के दिग्गजों से चर्चा की और यह महसूस किया कि स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूरों की कमी कोविड के बाद देखने को मिली है। लेकिन मौजूदा हाल क्या है, इन बयानों को इंडस्ट्री कितना सपोर्ट कर रही है, जमीनी हकीकत क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ही शानदार पैनल है। देश के डेवलपर संगठन नरेटको के चेयरमैन और हीरानंदानी ग्रुप के CMD निरंजन हीरानंदानी हैं। देश के एक और बड़े डेवलपर संगठन क्रेडाई के सेक्रेटरी और ARK ग्रुप के प्रमुख G रामा रेड्डी हैं। देश की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा प्रोजेक्ट के CHRO रितेश सिंह हैं और लीडिंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया हैं। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका निरंजन सर, राम सर, रितेश जी और गुलाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले निरंजन सर आपके पास आते हैं। आप एक बड़े संगठन नरेटको को लीड कर रहे हैं, हजारों डेवलपर्स आपके साथ जुड़े हैं। बीते कुछ वर्षों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं या फिर कमी है? क्योंकि जो ताज़ा बयान है, चाहे वो L&T के CMD का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई का हो, कैसे देखते हैं इसको? क्या कंस्ट्रक्शन क्षेत्र बड़े लेबर क्राइसिस से जूझ रहा है या कुछ और ग्राउंड रियलिटी है? दीपक जी, बहुत खुशी होती है कि आपने ये सब्जेक्ट को चुना है, क्योंकि ये रियलिटी में देखा जाए तो ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है और इसको सुलझाने के लिए हमें देश में कुछ करने की आवश्यकता है। पहली बात जो आपने कहा दीपक जी, मैं दोहराना चाहता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमारे देश के सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर गिना जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जरूर पहले हैं, लेकिन वहां भी अंडर एम्प्लॉयमेंट काफी होता है और लोग संग में ज्यादा है। और देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लास्ट आंकड़े हमारे पास हैं 2023 के हैं हमारे पास, उसमें 7 करोड़ वर्कर हमारे पास कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसमें से अब देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ वर्कर सिर्फ स्किल्ड हैं और हमें जरूरत है 2 करोड़ वर्कर की। स्किल्ड वर्कर्स की बात कर रहा हूं, कम से कम चाहिए। दूसरी बात रही कि हम आगे क्या देखने वाले हैं, तो हमने आंकड़े कुछ निकाले जो नीति आयोग बता रहे थे। और 2030 के जो बात 2030 में जितने हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर में हमें 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, उसमें से 3.3 करोड़ वर्कर स्किल चाहिए। मींस वो डेफिसिट 2 करोड़ बन जाएंगे। 1 करोड़ आज डेफिसिट है और 2 करोड़ बन जाएंगे। L&T जो कंपनी ने आपका सुब्रमण्यन साहब का जिक्र किया, उनके पास मैक्सिमम स्किल डेवलपमेंट सेंटर आज हमारे देश में है। मेरे अंदाज से लगभग 15 के 17 सेंटर्स उनके पास है, लेकिन फिर भी उनको 25,000 स्किल वर्कर की कमी पड़ रही है। तो इसलिए ये बात गंभीर है। एक तरफ देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट गिना जा रहा है, दूसरी तरफ से हमें स्किल वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये ताजुब की बात है, हम इसके ऊपर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। इसलिए जी बिजनेस ने ये सब्जेक्ट निकाला, बहुत ही महत्व की है और देश को, हमारे लीडर्स को इसके ऊपर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। दीपक जी, रामा रेड्डी सर, 13,000 से ज्यादा डेवलपर्स देश भर में क्रेडाई से जुड़े हैं। जैसा कि निरंजन सर ने कहा कि अभी जो समस्या है वो तो है ही, लेकिन आने वाले समय में जो दिक्कत स्किल्ड लेबर को लेकर आ सकती है वो ज्यादा बड़ा संकट है। आपका क्या रिएक्शन है? Yeah, same. Whatever Niranjan sir जी ने बताया, absolutely fine. The numbers also perfectly matching. अभी स्किल वर्कर्स का डे बाय डे गैप बढ़ते जा रहा है। मेजर एम्प्लॉयमेंट स्पेशली वर्कर्स का फोर्स बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, ये यूपी, ये स्टेट से बहुत वर्कर्स आता है। बट दीज स्टेट्स आल्सो दीज डेज आर बिकमिंग ए बेटर एंड बेटर। वेलफेयर स्कीम्स हो रहा है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। सो स्पेशली साउथ इंडिया में वी आर गोइंग टू फेस ए बिग ट्रबल, बिकॉज साउथ इंडिया में ऑलरेडी कंफर्ट ज्यादा हो गए।
people are not willing to work in the as a workers, laborers. Government also has to put lot of efforts to encourage इसके वो जो workers का भी अच्छा तनख्वाह मिलना है, then they I mean white collar जैसे जॉब बोलते हैं ना ब्लू कलर का, so उसका भी थोड़ा और इज्जत ज्यादा मिलना है, अच्छा फैसिलिटीज देना उसको, they should also come and earn जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में काम कर रहा है, इधर भी वैसा सिचुएशन आए तो डेफिनेटली पीपल विल प्रेफर टू कम हियर, बिकॉज अदरवाइज लेबर बोलते हैं अपन, वर्कर को भी अपन लेबर बोलते हैं, लेबर इज अ वर्ड व्हिच डेफिनेटली पीपल एग्जैक्टली बिल्कुल अहम बात कही आपने राम सर। रितेश जी आपके पास आते हैं। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, कंस्ट्रक्शन में लेबर की जरूरत भारी मात्रा में पड़ती है। आप लोग भी क्या लेबर की कमी से जूझ रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट की तस्वीर तो निरंजन सर और राम सर ने पेश कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात कैसे हैं? तो जो मेरे को पैनलिस्ट ने बोला दीपक, वो एक्चुअली समराइजेस कि ये शॉर्टेज तो है और सिर्फ वर्कफोर्स का शॉर्टेज नहीं है, एंड आई एम वेरी कॉन्शियसली यूजिंग द वर्ड वर्कफोर्स कि लेबर कहना उचित नहीं है, जैसा आपने बोला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे हीरानंदानी ने बोला कि ये बड़े ताज्जुब की बात है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और हम साथ में वर्कफोर्स शॉर्टेज और स्किल शॉर्टेज दोनों की बात कर रहे हैं। सो ये रियलिटी है इंडस्ट्री के लिए। इंफ्रा में भी अगर आप देखेंगे, almost all the sites, and I'm talking about industry, I'm not just talking about Tata projects, आप देखेंगे पूरे इंडस्ट्री में there is there is an impact of both workforce shortage and skill shortage, and which is resulting in the overall execution of projects. So ये एक चैलेंज है जिससे हम एज एन इंडस्ट्री हम जूझ रहे हैं आज के दिन में। गुलाम सर आपके पास आएंगे। सरकारी स्कीमों से घर पर रहते हुए रेगुलर काम, राशन, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन सब कुछ है। जाहिर है कि सरकार की स्कीमों से लोगों का जीवन आसान हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड में लेबर क्राइसिस के लिए इन स्कीमों को दोष दिया जा रहा है। अब दोष देना कहें या बड़ा कारण कहें वो एक अलग बात है। इससे अच्छे विकल्प ही मजदूरों को प्रेरित करेंगे माइग्रेशन के लिए। अच्छे विकल्प विदेशों से मिल रहे हैं। अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान को याद करें तो वो खुद कह रहे थे कि इजराइल में लेबर की काफ़ी ज़रूरत है, लाखों रुपए की वहाँ सैलरी मिल रही है, यूपी से तमाम लेबर वहाँ पर जा रहे हैं। तो क्या स्किल्ड लेबर का जो कंपटीशन है वो डोमेस्टिक बनाम इंटरनेशनल हो गया है? उनके लिए देश से बाहर ज़्यादा अच्छे विकल्प हैं? ये बिल्कुल सही है दीपक जी। अगर आप ध्यान दें तो ये केवल इजराइल का पिछले साल भर का मामला नहीं है। आज से शायद पिछले कम से कम जब से मैं करियर में हूँ, पिछले 3 दिहाइयों में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा आपका जो लेबर वर्कर ड्रेनेज है वो मिडिल ईस्ट की तरफ जाता रहा है। ये पिछले 3 दिहाइयों में हम सब जानते हैं कि अगर आज स्पेशली केरला वगैरह में मेजॉरिटी ऑफ योर वर्कर्स आर फाउंड इन मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो वो चैलेंज आपका हमेशा से रहा है। ये और बात है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में चाहे वो रियल एस्टेट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पर ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुई है, लेकिन वो चैलेंज तो बरकरार है और वो चैलेंज और बढ़ रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो एक नई मार्केट सऊदी अरेबिया, जो हिसाब से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो शायद बहुत ही हाई वर्कर कॉस्ट पर वहां जा रहे हैं लोग। तो हमारे लिए चिंता का विषय केवल ये नहीं है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम्स बनाई, हमें इस चीज पर भी ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से वर्कर्स के कॉस्ट को, एक्सपेंडिचर को और बढ़ाएं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें, वही साइट वर्कर्स बहुत ही, उनकी जो अर्निंग्स है वो इतनी ज्यादा है कि उसके कारण आपके प्रोजेक्ट, और ऑब्वियसली वहां पर ऑटोमाइजेशन ज्यादा है, जिसके कारण आपसे शायद 1 दहाई, अगर आपको 100 वर्कर्स लग रहे हैं तो वहां पर उसी बिल्डिंग को बनाने के लिए 10 वर्कर काफी हैं, क्योंकि वहां पर बहुत तरक्की ऑटोमाइजेशन में भी है। तो चाहे वो स्किलिंग हो, ऑटोमाइजेशन हो और कॉम्पिटिटिव लेबर वेजेस हो, तो यहाँ पर हमें यह गौर करना ये भी जरूरी है कि प्रोजेक्ट कैसे वायबल हो, लेबर की तनख्वाहें किस तरह से दुगनी 3 गुनी की जा सके, ताकि हम वही सेम लेबरर्स जो आज सऊदी, इसराइल, मिडिल ईस्ट कहीं जा रहे हैं, वो ये कहें कि हमारे पास इतना सैलरीज हमें मिल रही है, इतने वेजेस हैं कि अब हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, सब पे गौर करना जरूरी है। केवल गवर्नमेंट को दोष दिया जाना कि उनके बनाई हुई स्कीम के कारण लेबर नहीं मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। निरंजन सर आपसे समझना चाहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट गुलाम सर ने उठाया है, जैसे कि 2030 की आपको चिंता है कि जो ज़रूरत अभी है आगे होने वाली है,
जाहिर है हम अकेले नहीं हैं, मिडिल ईस्ट में ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बात चाहे सऊदी अरब की हो, यूएई की हो, इजराइल में मजदूरों की भारी डिमांड दिख रही है, रूस यूक्रेन में भी बड़ा वर्कफोर्स शिफ्ट होता हुआ दिखेगा अगर शांति बहाल होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में ज़बरदस्त मांग है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों की। हमारे यहाँ एक और स्किल्ड लेबर की मांग है, दूसरी ओर बेरोजगारी भी है। आप या राम सर दोनों देश के बड़े रियल एस्टेट संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी ओर से क्या रणनीति है कि ये जो हमारी वर्कफोर्स है उसका हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकें? दीपक जी, बात बहुत सिंपल है। आज की तारीख में विश्व में जितने लोग हमारे लेबर जाते हैं ना, वो 1 करोड़ तक भी नहीं बन सकते, टोटल स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों मिलके। और वहां हमें 4 गुना पगार मिलता है, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज और डिमांड के हिसाब से। इसलिए एक अच्छा मौका है कि इंडियंस को वहां जॉब्स मिलते हैं और हर क्षेत्र में मिलते हैं। डॉक्टर्स भी जाते हैं, नर्सेस भी जाते हैं, इंजीनियर्स भी जाते हैं, आईटी के लोग भी जाते हैं, ये सब लोग जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, उनको सिर्फ स्किलिंग के ऊपर थोड़ा खींचना, इंसेंटिव देना है। आज के तारीख में हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो साधारण वर्कर्स हैं उनको लगभग 200 रुपया दिन का मिलता है। जो स्किल वर्कर है, मैं बाकी के जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं उनको छोड़ के, जो स्किल्ड है उनको 3 गुना मिलता है। और 6 महीने की स्किलिंग है, 6-8 महीने के अंदर हम स्किल्ड वर्कर बना सकते हैं। तो ये इट इज द इजीएस्ट वे टू गिव एजुकेशन टू पीपल, द चीपेस्ट वे टू गिव एजुकेशन। और इनको 3 गुना, हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में हमें डबल इनकम करना है सैलरी ग्रामीण विभागों को, हम कह रहे हैं कि हम रियल एस्टेट में 3 गुना करना चाहते हैं, और कम एफर्ट से कम खर्चा करके और एक बार ट्रेनिंग करके हमेशा उनकी इनकम 3 गुना कर सकते हैं। और विलायत जाएंगे तो उनको 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना मिलेगा। तो उसमें नुकसान कहाँ है दीपक जी? प्रॉब्लम एक ही है कि आपको स्किलिंग पर प्राइवेट सेक्टर, क्रेडाई, नरेटको, गवर्नमेंट, सरकार, बड़े कॉर्पोरेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, हमारे हीरानंदानी जैसे कोई भी कंपनी को स्किलिंग करने की जरूरत है। और सरकार को एक उसका माध्यम बनाने की जरूरत है, इंसेंटिव देने की जरूरत है कि आप ये करेंगे तो देश के लिए अच्छा है, लोगों को 3 गुना उनकी कमाई हो जाएगी, ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा और क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगी। तो ये सबका मसला है, सिर्फ सरकार का नहीं है, इंडस्ट्री का भी है। राम सर, आपसे समझना चाहेंगे, लेबर का विकल्प हम मशीनों में, टेक्नोलॉजी में खोजते हैं। बीते कुछ समय में रियल एस्टेट काफी हद तक टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुआ है, तो इस मिसमैच में टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है? रियल एस्टेट सेक्टर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिहाज से किस लेवल पर खड़ा है? टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रियल एस्टेट एक बहुत बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। पहले वन कंक्रीट करने के लिए तो कंक्रीट मिक्सर होता है, देन वी कम टू रेडी मिक्सेस। नाउ आजकल बैचिंग प्लांट अपना प्रोजेक्ट में हो रहा है, एंड मैं वन टेक्नोलॉजी में एवरी 6 डेज 7 डेज साइकिल में एक स्लैब डालते जा रहे हैं। सो ऑलरेडी मीन उसमें जो भी ब्रिक मेसनरी करने का नहीं है, प्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उससे ऑलरेडी थोड़ा कम हो रहा है। मगर बिग बिग प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो रहा है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स में दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट एट आई मीन वायबल नहीं होता है, बिकॉज बिग प्रोजेक्ट्स में रिपीटेशन ऑफ दिस शटरिंग का जो भी है उसपे मीन इट इज नो प्रॉब्लम, बट वेयरएज वी आर गोइंग फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स इट इज नॉट वायबल। सो इसीलिए स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी थोड़ा टेक्नोलॉजी में भी वी हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, एंड गवर्नमेंट आल्सो एनकरेज, एज निरंजन जी जैसा बोला है, गवर्नमेंट हैज टू गिव सम इंसेंटिव टू टेक केयर ऑफ द लेबर। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, जो वेलफेयर सेस का हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है, दैट सम मनी हैज टू बी कंटिन्यूअसली पंप्ड इनटू द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए अच्छे घर बनाने परमानेंट। मतलब क्या हो रहा है, एवरी प्रोजेक्ट साइट्स में दे some of the good developers are making good facilities, but छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में they don't have a hygiene नहीं रहता है, they don't love to live there. So अच्छा facilities के लिए गवर्नमेंट का लैंड्स है, वो I mean give some incentive, पक्का हाउसेस बना के उनको रेंट पे दे के ऐसा कुछ करे तो I mean they should feel that अरे we are I mean working in an industry where अच्छा है हमारा भी।
सो कारपेंटर मेसन जो भी, अरे मैं दे शुड फील वेरी कंफर्टेबल। डेवलपर्स कॉन्ट्रैक्टर जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला है, वी शुड टेक केयर ऑफ द वर्कर्स वेरी वेल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन देखो, मेडिसिन देखो, एजुकेशन के जो भी लिए, तो देन एटलीस्ट पीपल विल बी विलिंग टू वर्क विद अस। दैट इज माय इंटेंशन। तो चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम चर्चा कर रहे हैं देश भर में लेबर की, वर्कफोर्स की क्या स्थिति है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि एल&टी के सीएमडी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने बताया कि किस तरह से अब लोगों में काम करने की इच्छा कम हो रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबरों की, स्किल्ड लेबरों की कमी देखने को मिल रही है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो समस्या जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसके दूसरे पहलू पर आते हैं, नजरिया थोड़ा बदलते हैं कि एक तरफ हम चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की कमी है, जिसे निरंजन सर ने बताया कि पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर की भारी मांग है। जैसे अभी हमें पूरी दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, वैसे ही क्या हम दुनिया के लिए स्किल्ड लेबर का एक हब बन सकते हैं? दुनिया में जहां भी स्किल्ड की जरूरत हो वो भारत की तरफ देखे। क्या ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है? एकदम पॉसिबल है दीपक जी। और जो आपने बोला वो हमारा भी एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे, जैसे हमने सुना कि 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, विच इज नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। द इफ यू गो एंड इफ यू स्पीक टू देम, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कफोर्स है, उनसे बात करेंगे दीपक जी, तो आप देखेंगे कि उनका एस्पिरेशन और हमारा एस्पिरेशन कोई डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल। वो भी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी अच्छी जाए, वो भी चाहते हैं कि उनको, जैसे बोलते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़े। ये गवर्नमेंट का ही, जैसे हमने सुना कि गवर्नमेंट का ही सिर्फ काम नहीं है, ये हम सबका काम है कि हम उनको आगे लेकर के जाएं। और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इसमें। जैसे हमने बोला कि एक तो कमी है कि हमारे पास स्किल नहीं है, दूसरा हम ये भी नहीं जानते कि कौन स्किल्ड है, कौन सर्टिफाइड है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग एग्रीकल्चर से उठ के आ गए और काम करते करते सीखा है। सो हमने आरपीएल को लेवरेज किया, पता किया कि हमारे पास कितने लोग हैं जो सुपर स्किल्ड है, जो सुपर स्किल्ड थे और 12th पास थे, उनको हमने एक निर्माण नायक प्रोग्राम में 3 ईयर बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम में हमने उनको नॉमिनेट किया। और आप सरप्राइज होंगे कि जो वर्कर टू इंजीनियर प्रोग्राम बना, उसमें कितने लोग उसके साथ जुड़े और कोई अट्रिशन नहीं है। ये जो इशू होता है कि वर्कफोर्स आया और चला गया, वो मेरे को उसमें रिटेंशन मिला। गुलाम सर, इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसे 2 बड़े डेवलपर संगठन हैं, क्रेडाई है, नरेटको है, सरकार है, टाटा एल&टी जैसी बड़ी कंपनियां हैं, हम मिलकर देश में स्किल्ड लेबर की एक वाजिब खेप तैयार क्यों नहीं कर सकते, ताकि बेस्ट स्किल के लिए दुनिया भारत का रुख करे? इसका आई थिंक कुछ 2-3 साल पहले जिक्र हुआ था, मिनिस्ट्री के साथ हमारे काफी डायलॉग्स हुए थे और नरेटको के मेंबर्स के साथ मैं मिनिस्ट्री से जुड़ा था। वहां पर स्किलिंग के टारगेट्स दिए गए थे इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्किलिंग हम सबका प्रॉब्लम है। और जितना डिस्कशन आगे बढ़ रही है उसमें ये बात बहुत ही साफ तौर से वाज़ेह हो रही है कि स्किलिंग के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके लिए हम सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात नहीं कर सकते, जैसा रितेश ने बताया, क्योंकि लोग हमारे पास सारे मुल्क से आ रहे हैं। जैसा कि रामारेड्डी साहब ने बताया कि उड़ीसा से एक पर्टिकुलर ट्रेड के लोग आते हैं, यूपी बिहार से अलग फिटर्स यहाँ से ज्यादा अच्छे होते हैं, तेलंगाना रीजन के बेहतर फिटर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, एक ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम में लाकर उनके लिए बाकायदा ना सिर्फ स्किलिंग, अभी जो रितेश ने बताया, रिकग्निशन, स्किलिंग प्लस रिकग्निशन का एक सिस्टम खड़ा होना बहुत आवश्यक है, जिसमें ज्यादा स्पेंड हुआ नहीं है। बस इन सब के पीछे एक चीज जो मैं दोबारा कहना चाहूंगा, वो है वेजेस पर दोबारा नजर डालनी जरूरी है। एक तरफ तो हम हाइजीन की बात कर रहे हैं कि जो साइट पर रहने आ रहे हैं उनको आप बेहतरीन हाइजीन, भाई हाइजीन तो हाइजीन है। अंग्रेजी में हाइजीन का मतलब है मिनिमम जो चीज आप उनको दे रहे हो वो हाइजीन है। उससे ऊपर आप क्या कर रहे हो वो आवश्यक है। क्योंकि एक और जो खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है वो है गिग इकोनॉमी का। और ये चीज हमें समझना आवश्यक है कि आपके कई सारे लेबरर्स आज ड्राइवर्स बन के उबर ओला चला रहे हैं।
यस, तो आपका कंपटीशन सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं है या दुनिया के दूसरे ममालिक से नहीं है। आपके यहाँ भारत में भी जिस प्रकार से नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं, एक सारा नया माशरा तैयार हो रहा है, उसके कारण आपके लेबरर्स भी कहीं और खींचे चले जाएंगे। तो वाहिद सोल्यूशन है वेजेस पर दोबारा नजर डालना। और मैंने अर्लियर बात की थी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इंफ्रा में मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से काम होता है, तो गवर्नमेंट को भी जरूरी है ये समझना कि आप वेजेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। और उसके लिए जाहिर सी बात है L1 कॉन्ट्रैक्ट जो है उन पर दोबारा नजर गवर्नमेंट को भी डालनी है। रियल एस्टेट के लिए, और यहाँ पर निरंजन जी और राम दोनों मौजूद हैं, उनके लिए ये भी एक जरूरी है समझना कि कहां पर काट कसर की जाए। और मेरे हिसाब से डेवलपर्स की सबसे बड़ी खामी, कमजोरी वो ये है कि वो लैंड खरीदते समय अपने सारे आगे के साधन खो देते हैं। आप लैंड इतनी मैक्सिमम कॉस्ट पर खरीद रहे हो कि आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो लेबर कॉस्ट पे बेसिस पे आ रहा है। तो लैंड खरीदते समय अगर आप थोड़े से होशियार रहें और वो बचा कर रखें, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन एक बचा कर रखें, ताकि लेबरर्स को एक अच्छी जिंदगी दें। जो आप एक्स पर आप एक्स अमाउंट पे कर रहे हो उसको 2x 3x किस तरह किया जा सकता है। और उसके लिए काट कसर सबसे सामने जो मुझे दिखाई दे, वो लैंड की वैल्यूएशन को ऊपर ना जाने दें, और वो केवल डेवलपर्स के हाथ में है। बिल्कुल, यानी कई पहलू हैं इसको समझने के। एल&टी चेयरमैन का बयान हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई का बयान हो, उनके बयान से एक सकारात्मक संकेत निकल रहा है। कैसे हम लेबरों को स्किल्ड बनाकर भारत की मुख्य धारा से जोड़ें, कैसे उनके वेजेस बढ़ें, कैसे उनके रिकग्निशन हो, कैसे उन्हें प्रोफेशनली करियर के तौर पर इस सेक्टर को चुनने के लिए प्रेरित किया जा सके। हालांकि काफी कुछ काम हो रहा है, लेकिन रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया करेंगे निरंजन सर, राम सर, गुलाम सर और रितेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।